हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। पेट और आंत हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आंत में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो पूरे शरीर को अनेकों परेशानियां झेलनी पड़ती है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पेट और आंत से जुड़ी बीमारियों के बारे में, साथ ही जानेंगे एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड के बारे में। आखिर कब और किन मरीजों को एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। क्या होता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण अय्यर। डॉक्टर अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर अरुण, सबसे ज्यादा मुश्किल उन अंगों का इलाज होता है जिनको शायद हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि हमारा पेट का हिस्सा, जिस पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति के स्वस्थ रहने के लिए। ऐसे में एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जो होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है पेट से संबंधित जांच के लिए? तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड एक नवीन टेक्निक है। ये पिछले 20 से 25 साल में इसका एडवांसमेंट हुआ है, इसमें तकनीकी सुधार हुए हैं और ये अभी बड़ी आसानी से उपलब्ध है, इसकी मशीन्स और इससे जितनी एक्सेसरीज मिलती हैं। ये एक नया टेक्निक है जिसमें एंडोस्कोपी यानी कि जो कैमरा वाली ट्यूब है, जिसे वीडियो कैमरा या एंडोस्कोप कहा जाता है, उसमें अल्ट्रासाउंड लगा देते हैं उसकी नोक पे। अल्ट्रासाउंड की मशीन आपने देखी होगी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराती है, जो पेट में ऐसे मशीन रख के करते हैं, उसी टाइप का एक ट्रांसड्यूसर कहा जाता है जो एंडोस्कोप की टिप पे होता है। तो एंडोस्कोप की टिप पे अगर अल्ट्रासाउंड आ जाए तो उसे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि ये किस रूप में ये बेहतर है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पेट की जितनी बीमारियां हैं, अगर उन्हें हम पकड़ने की कोशिश करें, ये बहुत दिक्कत होती है इन्हें पकड़ने की, क्योंकि सीटी स्कैन या एमआरसीपी में पेट के अंदर जो गैस होती है उसके कारण कई छोटे छोटे जो लीजन्स हैं या छोटे छोटे जो कैंसर्स हैं या जो छोटी बीमारियां हैं पेट के जो सतह पे होती है, वो सारी चीज़ें सीटी स्कैन या एमआरसीपी पे नहीं दिखती। वैसे ही पैंक्रियाज की बीमारी, जिसे अग्नाशय कहा जाता है हिंदी में, या लिवर या बाइल डक्ट या आमाशय जो स्टमक के जो सतह पे होते हैं, या पित्त की जो नली होती है या पित्ताशय होता है, इनके जो सतह पे जो बीमारियां होती हैं वो एमआरसीपी और सीटी पे नहीं पकड़ाई जाती हैं। उसलिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का इजाद किया गया 1980 में और इसे बड़ी आसानी से प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ बड़ी आसानी से मुंह के थ्रू इसे डाला जाता है एंडोस्कोपी को, और उसके जो टिप पे उसके जो नोक पे अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, उससे हम पूरी जो जगह जहाँ पे हमें डाउट होता है कि यहाँ पे कोई बीमारी है, वहाँ पे हम स्कैन करते हैं। और ना ही हम उधर स्कैन कर सकते हैं, जो सीटी और एमआरसीपी या एमआरआई में जो स्कैन किया जाता है उसमें बायोप्सी नहीं ली जा सकती। मतलब वहाँ से टिश्यू का जो, जैसे कोई किसी मरीज को कैंसर है तो उसका जो टुकड़ा लेना है तो वो टुकड़ा नहीं ले पाते हैं। तो इसमें एक स्पेशल टाइप की नीडल होती है, जो सुई होती है, वो इस मशीन के अंदर चली जाती है, उसे एफएनए नीडल कहा जाता है, और उससे हम वहाँ से टिश्यू या कैंसर का टुकड़ा भी ले सकते हैं, या कोई और बीमारी है उसका टुकड़ा लेके उसको देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, प्रॉपर उस बीमारी को पकड़ सकते हैं और उसका सही तरीके से इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी विस्तार से आपने बताया, लेकिन कई बार ये होता है कि जो सोनोग्राफी है वो कराई जाती है और उसमें मोटा मोटी जो भी चीज़ें समझ में आती हैं, हमें लगता था कि सोनोग्राफी अगर हमने करा लिया तो हम निश्चिंत हैं कि हमारे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जांच हो गई। इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बेहद ज़रूरी हो जाती है अगर आपको किसी चीज़ बीमारी को गंभीरता से समझना है।
जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि किसी भी मरीज को अगर पेट में दर्द होता है तो वो पहले सोनोग्राफी कराते हैं जी। लेकिन कई बीमारियों में सोनोग्राफी इतना सेंसिटिव नहीं हो पाता है कि वो पेट के सतह से ही चीज़ों को पकड़ ले। इसमें खास करके वो बीमारियां आती है जो लिवर, पित्ताशय, पित्त की नलकी और अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। तो लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर की जितनी बीमारियां होती है वो अल्ट्रासाउंड में कई चीज़ें, जैसे सिंपल सा स्टोन भी अगर होता है, अगर 3 मिलीमीटर से छोटा स्टोन होता है तो वो अल्ट्रासाउंड में छूट जाता है, इवन एमआरआई में छूट जाता है। और वो सारी चीज़ें हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से अंदर जाके जो पित्त की नलकी होती है उसके बगल में हम प्रोब रख देते हैं जो नोक पे लगा होता है और हमें वो बहुत विस्तार से दिखता है। छोटे छोटे स्टोन 1-1 मिलीमीटर की अगर रेत भी होती है पित्त की तो वो भी हमें दिख जाती है। तो ये इतना सटीक होता है। डॉक्टर साहब, कुछ मिथ भी है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को लेकर, बहुत सारे लोगों के मन में डर भी है और जानना भी चाहते हैं, शायद ये एक महत्वपूर्ण सवाल होगा। क्योंकि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ये समझा जाता है कि आपकी जो आहार नलिका है, जो फूड पाइप है, उसके जरिए आंतों में जाएगी और आंतों से ही वो आंतों से जुड़ी बीमारियों को देख पाएगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि दूसरे भी जो ऑर्गन्स हैं, तो क्या उन पाइप के जरिए या उन आंतों के जरिए वो वहां तक पहुंच जाती हैं? चाहे लीवर की बात करें, चाहे पित्ताशय की बात करें, चाहे किडनी आसपास और बात करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। ये जो एंडोस्कोप है जब अन्न की नलिका में जाता है, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है, ईसोफेगस के जब ये एकदम किनारे पे जो सबसे आखिरी भाग है जहाँ अन्न की नलिका आमाशय से जुड़ती है, स्टमक से जुड़ती है, वहाँ से अगर हम स्कैन करें तो बिना किसी रिस्क के हम पूरा पेट का स्कैन कर लेते हैं। उसे टेक्निकल टर्म्स में अल्फा मनूवर कहा जाता है और वो हम ना कि लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, जो तिल्ली होती है वहाँ की बीमारी, जो किडनी होती है उसकी भी बीमारी पकड़ सकते हैं और किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है उसकी भी बीमारी पकड़ सकते हैं, पैंक्रियाज की बीमारी तो पकड़ ही सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इससे हम पूरा जो पेट के अंदर जितने ऑर्गन हैं, 12 ऑर्गन होते हैं पेट में मोटा मोटी, और उन सारे ऑर्गन्स को हम यहाँ से स्कैन करते हैं। और ये अल्ट्रासाउंड मुंह से ही नहीं, ये जो हमारे मलाशय या जहाँ से हम मलत्याग करते हैं, जो लैट्रिन का रास्ता होता है, वहाँ से भी हम इसे डाल सकते हैं क्योंकि ये बहुत पतला ट्यूब होता है। और वहाँ से भी हम जो रेक्टम की जो बीमारियाँ हैं, जो मलाशय की बीमारियाँ हैं, जिसमें मल त्याग में दिक्कत होती है, अपने आप मल निकल जाता है, ऐसी भी कुछ बीमारियाँ हैं जो नीचे से भी हम इसके स्कैन करके प्रॉपर टाइप से डायग्नोस कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी कारगर है। डॉक्टर साहब, अब हम इसकी चर्चा करें कि किन किन बीमारियों के लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड वरदान है। क्योंकि देखिए, अगर चाहे एसिडिटी के केस में हो, जैसा कि एक एग्जांपल में दे रही थी, अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, तो क्या ये बीमारियां इस अल्ट्रासाउंड के माध्यम से शुरुआती स्टेज में पता चल जाती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया था कि किसी किसी को एसिडिटी की दिक्कत होती है या पेट में दर्द बना रहता है और वो लोग बाहर किसी जनरल फिजिशियंस को दिखाते हैं और उन्हें पेंटोप्रेजोल या ऐसी कोई बेसिक दवाइयों पे रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हम चीज़ों को छोटा समझते हैं, कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां उससे निकल जाती है। जैसे मैंने ही एक पेशेंट देखा था जिन्हें काफ़ी टाइम से एसिडिटी सोच के उनको पेंटोप्रेजोल की दवा दे रहे थे और जब हमने उन्हें देखा तो उन्हें गॉल ब्लैडर की जो नलकी होती है, जो पित्त की नलकी होती है, वहाँ पे कैंसर था और वो काफ़ी एडवांस हो गया था। तो ऐसे सिचुएशंस में जब पेट में किसी को परेशानी हो, किसी को एसिडिटी की लगातार दिक्कत है, जो दवाई से आराम नहीं आ रहा है 2 से 3 हफ्ते में, तो उसे डेफिनेटली उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। पहले तो पेट का सीटी स्कैन और बाद में अगर इंडिकेटेड होता है तो फिर हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तक प्रोसीड करते हैं। इसके माध्यम से एक और मिथ है कि एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जब किया जाता है तो होश में रहता है व्यक्ति, बहुत पेनफुल होता है और उसके बाद भी कई घंटे तक वो नॉर्मल नहीं रहता है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आपने विदेशों में भी इसकी टेक्निक्स ली हैं, तो मुझे लगता है ये मिथ भी आप दूर करिए। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जनता जनार्दन के लिए कि एंडोस्कोपी अगर बोला जाए तो सारे लोग डर जाते हैं एंडोस्कोपी का नाम सुन के। लेकिन 1950 से लेके आज 2020 तक एंडोस्कोपी में इतनी एडवांसेस हुई हैं कि एंडोस्कोपी को अब पूरा पेनलेस बना दिया गया है
क्योंकि हम जब एंडोस्कोपी करते हैं, और हमारे गूगल में कुछ वीडियोस भी उपलब्ध हैं जो रियल पेशेंट्स के हैं, जिन्हें कोई भी दे सकता है, कि एंडोस्कोपी अब पेनलेस हो चुका है, दर्द रहित हो चुका है, क्योंकि हम मरीजों को थोड़े देर के लिए सुला देते हैं। उन्हें शॉर्ट सेडेशन कहा जाता है, जिसमें प्रोपोफॉल या मिडाजोलाम इस टाइप की दवाइयाँ दी जाती है, जिससे मरीज़ 30 से 45 मिनट के लिए नींद में चले जाते हैं, और बिना किसी रिस्क के हम उन्हें एंडोस्कोपी करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल दर्द रहित होता है। मिथ ये भी होता है, जो लोगों में गलत धारणाएं होती हैं कि एंडोस्कोपी से पेट के अंदर इतनी बड़ी ट्यूब जा रही है 1 मीटर की, तो कहीं पेट फट ना जाए, या अन्न नलिका में दरार ना आ जाए, या फट ना जाए, या मैं खा नहीं पाऊंगा उसके बाद। तो एंडोस्कोप को हम अगर समझें मशीन को, तो ये एक लचीली ट्यूब होती है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब बोलते हैं इसे, या लचीली ट्यूब होती है, जो बहुत ही स्लिपरी होती है। इसके ऊपर हम जेली लगा देते हैं, तो ये अन्न नलिका से, और जो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर ली हो किसी डॉक्टर ने, तो अन्न नलिका, मुंह से अन्न नलिका से पेट में और छोटी आंतड़ी में इतनी आसानी से ये स्लिप हो जाती है। और एंडोस्कोप की जो मशीन की जो हमारे हाथ में कंट्रोल होता है, हम एक हाथ से डालते हैं और एक हाथ से कंट्रोल करते हैं, तो उसमें राइट और लेफ्ट व्हील्स, अप एंड डाउन व्हील्स, ये सारे व्हील्स होते हैं, ताकि वो मशीन को जैसे आंत हमारी घूमती है, वैसे वैसे हम उसको टर्न करके जहां हमें रिक्वायरमेंट है उस जगह पे ले जाते हैं, और वहां से स्कैन करते हैं। तो मरीज को अगर कोई ट्यूब अगर स्लिप होके, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाने से तो दर्द नहीं होता, क्योंकि खाना स्लिप हो जाता है सलाइवा लग के, वैसे ही एंडोस्कोप को इजाद किया गया कि वो स्लिप हो के नीचे जाए, और आप डिजायर्ड जगह पे जाएं, और वहां से आप स्कैन कर सकें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो चीज़ें आपने बताई कि बहुत सारी बीमारियों को पकड़ने के लिए, चाहे बायोप्सी के लिए या जांच के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, लेकिन क्या इस टेक्निक का इस्तेमाल किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल। अब पहले जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड था वो सिर्फ निदान के लिए या डायग्नोसिस के लिए उपयोग किया जाता था, बट पिछले 20 साल में इसमें कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे ये ट्रीटमेंट में भी सहायक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो जेंटलमैन आए थे हमारे पास, जिनको एसिडिटी बोल के उनको जॉन्डिस हो गया था, उनका बिलीरुबिन 14 पे पहुंच गया था, और उनका एंडोस्कोपिकली हमने पहले ERCP एक टेक्निक होती है वो ट्राई की, ताकि बिलीरुबिन को कम किया जाए। अंदर पित्त की नलिका में एक पाइप लगा दी जाए, जिससे जो पित्त है वो पूरा निकलता जाए, क्योंकि पित्त की नलिका ऊपर से कैंसर से सिकुड़ गई थी, और हमें कोई पाइप डाल के उसमें से वो पित्त को निकालना था, लेकिन नीचे से हम उसको नहीं डाल पा रहे थे। तो हमने एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को उपयोग किया, ताकि हम अल्ट्रासाउंड से ऊपर से स्कैन करते हुए वहां से एक छोटा सा पंचर बना के, वहां से गाइड वायर डाल के, और फिर उसके अंदर हमने पाइप डाली। तो ये एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की मदद से हमने उसमें एक उसको पित्त की नलिका में पाइप डाली, तो बिलियरी ड्रेनेज ये कहा जाता है। ये बहुत ही कारगर टेक्निक है, और कुछ 20% ERCPs ऐसे होते हैं, जो ERCP जो डॉक्टर्स करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो समझेंगे कि कुछ 20% केसेस में ERCP नहीं हो पाती है, और वो पेशेंट फिर बड़े सेंटर्स में जाते हैं, हैदराबाद में या बॉम्बे में या दिल्ली में। तो उन केसेस में 20% केसेस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड संजीवनी की तरह काम करता है, क्योंकि हमें वहां पे पित्त को ड्रेन करना है, और हम उसको बड़ी आसानी से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं जी। इसके अलावा कुछ ऐसी और भी बीमारियां हैं जिससे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हमें ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे और ये जो बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, इसकी जानकारी मैं आपसे लूंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बीमारी हो ही ना किसी को, लेकिन अगर बीमारी हो रही है तो उसको शुरू में ही पकड़ लेना उस बीमारी के इलाज का एक महत्वपूर्ण कदम होता है, जिसमें एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की बहुत ज्यादा अहमियत है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब मैंने सही कहा, क्योंकि किसी भी बीमारी की जड़ तक पहुंचना है आपको, तो जांच एक महत्वपूर्ण होता है कि उसको शुरुआती कदम में ही पकड़ लिया जाए। डायग्नोसिस में कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं आप एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के? बिल्कुल। तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, कि पेट से जो हम ईसोफेगस या अन्न नलिका से अगर हम चालू करें, तो अन्न नलिका के जितने कैंसर्स हैं, पहले उनकी स्टेजिंग CT से की जाती थी, अभी भी की जाती है, लेकिन कई कैंसर्स ऐसे हैं कि जिनकी स्टेजिंग एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से बेटर होती है। और इनफैक्ट सारे ही आजकल के जो ईसोफेगस, जो अन्न नलिका के कैंसर्स हैं, पेट या आमाशय के कैंसर्स हैं,
ये सारे कैंसर और जो मलाशय के कैंसर हैं, इसमें ये रिसर्च में प्रूवन है कि अब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड सीटी से ज़्यादा पकड़ सकता है, क्योंकि हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, क्योंकि सीटी की मशीन अगर आप देखें तो वो बाहर से अंदर स्कैन करती है, और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड चूंकि जहाँ पे सपोज अन्न नलिका में कैंसर है तो हम अंदर से बाहर स्कैन करते हैं, तो हम जब अंदर जाते हैं अन्न नलिका में तो उसकी जो सतह के बाद उसकी 5 लेयर होती है, तो एक एक लेयर इतनी अच्छे से दिखती है कि हम वहाँ पे कैंसर फैला है कि नहीं हम उनको एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे कई केसेस आए हैं, और मैंने बाहर भी, विदेश में भी, इंग्लैंड में जब काम किया तो वहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास केसेस भेजे जाते थे कि सीटी में डाउट हो रहा है, तो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से क्लियर करा सके कि स्टेज इसका कितना है। उसके अलावा जैसे कि हम आमाशय या स्टमक के कैंसर्स की बात करें तो अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर एशिया में बहुत कॉमन है, और मरीजों को वही एसिडिटी की जो दिक्कतें हैं, कई बार ऐसा समझ में आता है कि एसिडिटी है बट उसमें पेट का कैंसर रहता है। तो जो अर्ली कैंसर्स हैं अगर उसको पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज भी संभव है। सिमिलरली जैसे हम पैंक्रियाज की बात करें या अग्नाशय की बात करें तो आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, जो एप्पल कंपनी जिनने बनाई है, उनका निधन जो है पैंक्रियाज में एक कैंसर था उसकी वजह से हुआ था, और उन्हें जो पैंक्रियाज का कैंसर था उसे गैस्ट्रिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ये कहा जाता है, जो थोड़ा रेयर टाइप का कैंसर होता है, लेकिन उन्हें भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के मदद से ही वो कैंसर पकड़ा गया था। हालांकि उनने ट्रीटमेंट से मना कर दिया और वो फाइनली उससे उनका देहांत हुआ। तो चाहे अन्न नलिका हो, चाहे आमाशय हो, चाहे पित्त की थैली हो जिसमें स्टोन्स हो जाते हैं, या पित्त की नलिका है जिसमें कि स्टोन्स खिसक के पित्त की नलिका में आ जाते हैं और उससे भी पेट में दर्द होता है, थोड़ा सा पीलिया रहता है, बुखार आता है हल्का हल्का, तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से बड़ी सटीकता से इन्हें, बड़ी प्रिसीजन से इन्हें पकड़ा जा सकता है। और जैसा कि हम अगर अंधेरे में कोई तीर मारे तो वो निशाने पे लगेगा नहीं, लेकिन अगर हम उन्हें लक्ष्य पे मारे, अगर हम उस बीमारी को पकड़ ले तो उसका सही तरीके से इलाज हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इतनी बीमारियों का जिक्र आपने किया, लेकिन एक कॉमन सी जो बीमारी है, देखिए वो भी कितनी गंभीरता ले लेती है कि सामान्य पेट में दर्द और जलन में एंडोस्कोपी से जांच करने के बाद पता चलता है कि उसको काफी खतरनाक अल्सर है, और उसका इलाज भी बहुत आसानी से हो जाता है बशर्ते कि उसको समय पर पकड़ लिया जाए, नहीं तो ये काफी खतरनाक भी होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही ज्योति जी। और पेट में जो अल्सर्स होते हैं उसमें भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि पेट में अगर अल्सर है तो उन मरीजों की हम 8 हफ्ते या 2 महीने बाद फिर से एंडोस्कोपी करते हैं, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि अल्सर की दवाई खाते हुए अल्सर का साइज छोटा हो रहा है या वो हील हो रहा है कि नहीं। क्योंकि पेट के जो आमाशय, स्टमक के कैंसर्स हैं, स्पेशली अगर 50 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें अगर पेट के कैंसर्स हैं तो वो कई बार पेट के जो अल्सर है वो कई बार कैंसर हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम उसकी सतह पे हम अब जाके जब स्कैन करते हैं तो हमें दिख जाता है कि वो कैंसर है कि नहीं है जी, और अगर है भी तो किस स्टेज में है। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण चर्चा भी और भी बाकी है, किस तरीके का ट्रीटमेंट में कारगर होता है। किसी भी बीमारी को जड़ से पकड़ने के लिए जांच की भूमिका होती है, और एंडोस्कोपी की अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड की, तो ये बहुत सारी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़ लेता है। डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के लिए मैं जानना चाहूंगी कि ये कितना कारगर होता है, इसके बारे में आप जानकारी दें। बिल्कुल। तो पहले तो अगर ये सारी बीमारियों को सही टाइप से पकड़ ले तो उनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हो सकती है, सबसे पहला। और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को पर से हम कई बीमारियों में ट्रीटमेंट के रूप में दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड को EUS कहा जाता है, तो EUS बिलियरी ड्रेनेज एक प्रोसीजर है जिससे पित्त जो जॉन्डिस हो जाता है उसका इलाज कर सकते हैं हम अंदर पाइप लगा के पित्त की नलिका में। या कई लोगों को पैंक्रियाज में स्टोन्स हो जाते हैं जिसे क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, छत्तीसगढ़ और केरला के रीजन्स में। तो इनमें जो स्टोन्स हैं, एक तो हम उनका साइज पता कर सकते हैं, और उन स्टोन्स को अगर हम ERCP से नहीं निकाल सकते, जो मैंने बताया 20% केसेस में कारगर नहीं हो पाता है इन जनरल, तो वो हम EUS के मदद से हम वहाँ से पाइप को डाल सकते हैं और वहाँ से सारे स्टोन्स को निकाल सकते हैं। दूसरा, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में जो पैंक्रियाज की जो रीजन है वो सारी, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है अंदर, तो मरीजों को बहुत दर्द होता है। और हमने एक पेशेंट का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से
सीलियाक प्लेक्सस ब्लॉक किया था मेडिशाइन हॉस्पिटल में, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। मैंने वो पेशेंट को 3 मंथ्स के बाद भी देखा। वो अल्कोहल के वजह से पैंक्रियाज डैमेज हो गया था। और ये पैंक्रेटाइटिस के केसेस में अगर हम वहाँ पे बिना सर्जरी के सिर्फ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से हम वहाँ पे कुछ दवाएं इंजेक्ट कर दें तो मरीज बिल्कुल पेन फ्री रह सकते हैं जी। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब काफ़ी अहम रोल अदा करता है और काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दी कि कितना कारगर होता है। इसलिए अगर पेट से जुड़ी कोई भी तकलीफ आपको हो रही है तो बजाय इसके कि आप कयास लगाएं, आप जांच कराकर उस बीमारी का ट्रीटमेंट करें ताकि आप स्वस्थ जिंदगी जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। तो अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड जो होता है वो पेट के किसी भी रोग को शुरुआती में पकड़ने के लिए बहुत कारगर एक जांच का विषय है जो किसी तरीके से अब ट्रीटमेंट में भी कारगर हो रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।